हेलो प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर होंगे। साथियों, आज फिर से हम लोग जो है नए प्रश्नों के साथ आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं। आज का प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और आप सभी को पता है कि यह जो क्लासेस चलाए जा रहे हैं प्यारे साथी, यह क्लासेस आपका पीपीएससी टीआरई 3 और 4 को ध्यान में रखकर चलाए जा रहे हैं। ठीक है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चनों का श्रृंखला है आपके सामने। आपको बता दें, ये जितने भी हम आपको प्रश्न प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन भारत के अलग अलग राज्यों में शिक्षक भर्ती जो परीक्षा होती है उसमें पूछे गए हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन साथी आप सभी के लिए। और हो सके तो आप लोग जितना ज़्यादा देखिए, पी वाई क्यू इतना इम्पोर्टेंट होता है हर एग्जाम को निकालने के लिए। सबसे बेहतर रणनीति होता है कि आप पी वाई क्यू करें। और आपको यहाँ पे सबसे बेस्ट एक क्या है कि पूरे भारत के शिक्षक भर्ती एग्जाम का पी वाई क्यू करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इस क्लास को पूरा देखें और अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग चैनल को सपोर्ट करें और लोगों तक जरूर पहुंचाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथी। कल के अध्याय में जो है, कल का लेक्चर में हम प्रश्न नंबर 80 तक डिस्कस किए थे। ठीक है, आज उसके आगे हम लोग बात करेंगे। और इससे पहले आपको बता दें, जो भी प्यारे साथी जुलाई सीटेट एग्जाम देने वाले हैं या फिर आप आगे देने वाले हो 25 में 26 में, तो आप सभी के लिए, ठीक है, एनसीईआरटी बहुत ही विस्तार से बहुत ही डिटेल में इसी चैनल पर पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि उसको भी देखिए। और जो शिक्षक भर्ती एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को लगातार ये पता है, देख रहे हैं कि शिक्षक भर्ती एग्जाम हो या फिर कोई अदर एग्जाम हो, सभी एग्जामों में एनसीईआरटी का जो रोल है बहुत ज्यादा हो रहा है। तो वहां पे ऐसा नहीं कि सिर्फ सीटेट के अभ्यर्थियों के लिए है, सभी के लिए पढ़ाए जा रहे हैं। आप लोग कोशिश कीजिए कि उसको भी जरूर देखिए, बस आधे घंटे का वो भी क्लास रहता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। आप सभी इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल से ले सकते हैं। चलेंगे आगे। प्यारे साथी, यहाँ तक हम बात कर चुके थे। आज हम 81 जो प्रश्न नंबर है, यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा सेशन को शेयर करते चलेंगे और क्लास को ध्यान से देखिएगा, हर प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखेंगे कहता क्या है। प्रश्न नंबर 81 जो है आपके सामने कहता है, अकबर द्वारा अपनाए गए कौन सा तो सुलह कुल जो कि सार्वभौम शांति तथा भाईचारे का जो नीति था, इसकी अवधारणा निम्न में से किस पर आधारित है। ठीक है, अकबर जो है यह अपना जो नीति था, अकबर का नीति कौन सा था तो सुलह कुल, मतलब सुलह करके सभी के साथ मिलकर शासन करने का नीति जो है अकबर का था। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि किस आधार पर था। राजनीतिक उदारता, धार्मिक उदारता, उदारवादी, सांस्कृतिक उदार दृष्टिकोण या फिर उपयुक्त में से सभी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से शिक्षक भर्ती का जो अगर हम आपका बात कर ले, बिहार में आप दे रहे हो या फिर यूपी में देने वाले हो या फिर झारखंड में, क्योंकि अभी जो है आपका सभी राज्यों में शिक्षक भर्ती का जो है परीक्षा होने वाला है। बहुत तादाद में जो है वैकेंसी आने वाले हैं। तो साथियों आप लोग कोशिश कीजिए कि इस सेशन को अच्छे से सुनिए, समझिए। और ये पूरे भारत के हम आपको बता रहे हैं कि सभी शिक्षक भर्ती एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब इसका प्रश्न का उत्तर फटाफट कमेंट में आप लोग लगाते चलिएगा। अभी तक जो है किसी भी प्यारे विद्यार्थी का कमेंट में आंसर नहीं आया है। साथियों ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या तो डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपयुक्त में से सभी। ठीक है, सभी होंगे क्या तो अकबर जो है, अकबर का जो शासन करने का नीति था, जब आप लोग थोड़ा सा भी अकबर के बारे में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अकबर जो है यह क्या करता था, कूटनीति से काम लेता था और यह सुलह करके जो है अपना शासन पद्धति चलाता था। ठीक है, वो सभी के धर्मों का भी क्या करता था, सम्मान करता था। और राजनीतिक तौर पे सभी को सम्मान देता था। साथ ही साथ वो उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण का भी एक व्यक्ति था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो डी है 100% सही है। और इस प्रकार से क्वेश्चन साथी आपसे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए थोड़ा इसके बारे में डिटेल बात करते हैं, क्योंकि आपके प्रश्न जो है हो सकता है इस तरह से ना पूछकर कुछ और पूछ ले। देखेंगे,
देखिए, अकबर की अगर बात की जाए तो प्यारे साथी, अकबर द्वारा जो अपनाई गई सुलह ए कुल का जो नीति था, इसको हम इंग्लिश में पीस टू ऑल कहते हैं। याद रखिएगा, पीस टू ऑल का नीति अगर आपसे पूछ ले किसका था, तो ये अकबर का नीति था, अकबर का योजना था। ठीक है, इस नीति के द्वारा उदारवादी व्यक्ति एवं साम्राज्य के स्थापित के लिए उपयुक्त थी। अकबर धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता था, याद रखिएगा। ठीक है, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार से किसी को भी वो भेदभाव नहीं करता था। ठीक है, और क्या है अकबर के बारे में समझते हैं, देखते हैं। देखिएगा, वो जो है वह सार्वभौमिक प्रजा का सिद्धांत का पोषण करता था, और ऐसा करने से उसे राजपूतों का सहयोग प्राप्त हुआ, साम्राज्य का विस्तार किया और दीर्घकालीन सुशासन भी पाया। ठीक है, मतलब लंबे समय तक जो है उसका शासन रहा। उसके 9 रत्नों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों का क्या है अनुयायी, ये हमें दिखते हैं, ये हम लोग को सभी को दिखता है। ये सबसे बड़ा आपके लिए क्या है, तो एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किस आधार पर हम आप बताओगे कि अकबर जो है यह सभी धर्मों का सम्मान करता था, तो आप सीधा सीधी कहोगे कि सर जी उसके 9 रत्नों को आप देखें। उस 9 रत्नों में जो है बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कवि थे, बड़े बड़े राजपुरोहित थे जो कि हिंदू भी थे तो मुस्लिम भी थे। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि अकबर जो था वो क्या था, तो किसी भी धर्म को ना मानकर सभी को सम्मान जो है दृष्टिकोण से देखता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे। प्रश्न कहता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कहता है, क्या कहता है, समाज सुधार संगठनों में से किन की स्थापना महाराष्ट्र में हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र तो कहीं ना कहीं समाज सुधार क्रांति में सबसे अग्रणी राज्य रहा है, ये हम सबको पता है, क्योंकि वहीं से समाज सुधार आंदोलन जो है हम लोग देखते हैं आधुनिक इतिहास में शुरू होते हैं प्यारे साथी। लेकिन यहाँ पे आपको बताना है, एग्जाम्पल जो है यहाँ पे आपको दिए गए हैं कुछ, जैसे योगक्षेम सभा है, श्री नारायण परिपालक सभा है और सरीन सभा है। ठीक है, 3 यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है। नीचे कूट के माध्यम से आपको सही उत्तर चुनने हैं। चले देखते हैं, यहाँ पे कूट है, देखिएगा कूट यहाँ पे आपको दिया गया है, क्या 1 और 2 है, 2 3 है, 3 2 या फिर 1 3 है, या फिर केवल 1 है, क्या है इसको आप लोग कोशिश कीजिए बताने का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोशिश कीजिए आप लोग फटाफट इसका उत्तर देने का। चलिए, इसका उत्तर आप लोग को नहीं पता चला तो मैं बता देता हूं। इसका राइट आंसर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात केवल 1। ठीक है, केवल 1 जो है बिल्कुल 100% सही है। और एक जो है आपका क्या है, योगक्षेम सभा। योगक्षेम सभा जो है यह क्या है, तो महाराष्ट्र में एक जो है यह आपका सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए जो है यह संगठन बनाई गई थी। क्लियर है, चलिए थोड़ा डिटेल में यहाँ पे बातें करेंगे, देखते हैं। डिटेल बहुत जरूरी होता है साथियों, अगर किसी को बोर हो रहे हो गए तो आप लोग प्लीज जा सकते हैं। ठीक है, डिटेल बहुत जरूरी होता है। देखिए, क्वेश्चन जो पूछा हुआ है 100% उम्मीद नहीं कि वो पूछेगा, लेकिन अगर आप डिटेल में पढ़े हुए रहेंगे तो आप उसके बारे में जानोगे, और उससे अगर थोड़ा सा भी अगर घुमा के क्वेश्चन पूछे तो आप सही कर पाओगे। ये होता है डिटेल व्याख्या पढ़ने का फायदा। देखेंगे, सामाजिक संगठनों में सरीन सभा की स्थापना पंजाब में हुई थी, जो कि योगक्षेम सभा की स्थापना आपका महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है, और अगर बात कर ले श्री नारायण परिपालन सभा की, तो इसका जो है केरल में स्थापना हुआ था। ये तीनों संगठनों की जो है स्थापना अलग अलग राज्यों में की गई थी, जो कि हमारे सामने तीनों के तीनों संगठन आप देख लिए। यह महाराष्ट्र में हुआ है, ये आपका केरला में हुआ है, और ये आपका कहाँ पे हुआ है, तो साथियों ये आपका जो है शरीर में हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 100% सही है। एक चीज आप लोग से पूछना था कि क्या आप सभी के लिए 6 to 12 पूरा एनसीईआरटी का व्याख्या के साथ प्रश्न उत्तर करवाया जाए या फिर नहीं, थोड़ा सा आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्योंकि देखिए, हम 4 घंटे 4.5 घंटे का पूरा संपूर्ण मैराथन जो है हिंदी का लेक्चर अपलोड किए, लेकिन कोई भी लोग उसको, कोई साथी उसको जो है सपोर्ट नहीं किए। आप यकीन मानिए उस लेक्चर को जाकर देखिए, उसमें ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छूटा हुआ है जो कि आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हो। ठीक है, सारा का सारा टॉपिक कवर किया गया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर एक टॉपिक कवर करने के बाद हम जो है आपको एमसीक्यू भी करवाया है, लगभग लगभग 50-60 हर एक टॉपिक का।
ठीक है, तो इतना महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोग छोड़ रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। और यही कोई अगर बड़ा यूट्यूब चैनल वाला अपलोड करता ना, तो यकीन मानिए उसका कई मिलियन व्यूज हो गया होता। लेकिन हमें मिलियन से फर्क नहीं पड़ता, हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को सही कंटेंट दें, सही चीज दें, ताकि आप लोग जल्द से जल्द सेलेक्ट हो जाएं। लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, कोई लोग देखते नहीं, तो थोड़ा तकलीफ होता है। खैर कोई नहीं, हम यहाँ पे बातें करेंगे। देखिएगा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कहता है, मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की, उसका नाम क्या था? देखिए क्वेश्चन, एक भी ऐसा क्वेश्चन है क्या? आप खुद बताइए, ऐसा कोई प्रश्न है जिसका लेवल कम है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारा प्रश्न अपने आप में लेवल वाला है। लेकिन पता नहीं कोई लोग देखते नहीं है, और जो लोग देखते हैं वो शेयर भी नहीं करते हैं, ये दुख की बात है। 2-3 मिनट देखते हैं कि मेरा वीडियो जो है वो लोग देखते हैं, ऐसा क्यों पता नहीं। ठीक है, ऐसा पता नहीं, ऐसा क्या है, कोई रीजन भी कमेंट में बताएंगे तब तो पता चलेगा। खैर, देखोगे यहाँ पे साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा थोड़ा आप बताइएगा। अकबर है क्या, औरंगजेब, या फिर हुमायूं, या फिर शाहजहां? कौन ऐसा मुगल सम्राट था जिसके दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारी नियुक्त किए गए थे, ये बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। शाहजहां के बारे में याद रखिएगा, महत्वपूर्ण व्यक्ति है शाहजहां, जिनको आप याद रखेंगे कि यह एक पहला और अंतिम मुगल सम्राट था जिसने सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारी की नियुक्ति की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। प्रश्नों के लेवल को आप खुद पहचानिए, और फिर आप अपने अंतर्मन से पूछकर बताइए कमेंट में कि क्या इसमें कोई कमी है, क्या बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से कम है क्या यहाँ पे कोई चीज? आप खुद बताएं। देखिएगा, एक मिनट यहाँ पे ऑरेंजेब है, एक सेकंड क्षमा चाहेंगे साथियों, एक सेकंड, यहाँ पे ऑरेंजेब दिया गया है। ठीक है, ऑरेंजेब शायद मेरे ख्याल से होगा, मुझे याद अभी तो फिलहाल नहीं आ रहा है। यहाँ पे टाइपिंग जो भाई साहब हैं, वो ऑप्शन नंबर बी दिए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज आपको बता दें कि यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफर्म हो जाइएगा। ठीक है, जो सही चीजें हैं वही आप जानकारी लीजिए, गलत चीजें जानकारी आपको बिल्कुल नहीं लेना है। यहाँ मेरे ख्याल से थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, ऑरेंजेब यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ऑरेंजेब दिया गया है, लेकिन एक बार आप कंफर्म हो जाएगा तो अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में इनके बारे में समझ लेते हैं, औरंगजेब महोदय क्या है। देखिए, औरंगजेब का जो शासनकाल है यहाँ पे, यह कब से है? तो आपका 1658 से 1707। 1707 में आपका जो है औरंगजेब का मृत्यु होता है, ये हम सबको पता है। ठीक है, ये हम सबको पता है। हिंदू मनसबदारों की संख्या इस समय जो है आपका 33% था। ठीक है, मनसबदार का मतलब क्या होता है, आप किसी को पता है क्या? कमेंट जरूर कीजिएगा। मनसबदार, क्योंकि हम पढ़ाए हुए हैं आपको, जब हम भारत की भूमि व्यवस्था पढ़ा रहे थे ना, तब हम आपको पढ़ाए थे मनसबदार क्या है। जबकि अकबर के समय में 16% जो है यहाँ पे मनसबदार थे। जहांगीर के समय में बात करें तो 20%, और शाहजहां के समय में जो है आपका 24% था। औरंगजेब के हिंदू मनसबदारों में आधे मनसबदार मराठे थे। ठीक है, इस प्रकार से आपका औरंगजेब जो है बिल्कुल सही होगा। अब आपसे डिटेल में भी अगर कभी पूछ ले कि औरंगजेब के मनसबदार में सबसे ज्यादा मनसबदार कौन था, मराठा, पंजाबी, इस्लाम, मुस्लिम, या फिर हिंदू, इस तरह से, तो आपको याद रखना साथी, मराठा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को फंसाए जाते हैं। देखो क्वेश्चन आपसे यह वाला पूछ लिया है, पहले आपसे क्वेश्चन ये जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को दोहराने के लिए क्या करेगा एग्जामिनर, तो आपसे पूछ देगा, थोड़ा सा घुमा देगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग पहले से तैयार रहिएगा। कहता है, जहांगीर के दरबार में पंछियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, कौन था? एकदम लेवल वाला क्वेश्चन है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जहांगीर के राज दरबार में साथी याद रखेगा, पंछियों का सबसे बड़ा चित्रकला बनाने वाला, पेंटिंग करने वाला जो है वो कौन था? ख्वाजा अब्दुल सम्मद था, सैयद अली तबीजी था, या फिर वसावन था, या फिर मंसूर था? कौन था बताइए फटाफट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, विनती है साथी, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है आप सभी से। ठीक है, इसका राइट आंसर की बात की जाए तो ये आपका हो रहा है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सैयद अली तबीजी। सैयद अली तबीजी की बात की जाए, देखेंगे सैयद अली तबीजी जो है इसका राइट आंसर होगा। एक सेकंड आप लोग थोड़ा सा हमें टाइम देंगे, एक सेकंड आप लोग से विनती है कि थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप लोग वेट कर लेंगे।
चलिए ध्यान दीजिएगा साथी यहाँ पे। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है आपका क्या होगा, मंसूर। ऑप्शन नंबर डी जो है मंसूर बिल्कुल सही है, मंसूर जो है बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा मंसूर के बारे में। यहाँ पे देखिए मंसूर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। जहांगीर का जो चित्रकला के प्रति विशेष अनुराग था, अंततः उसने अपने दरबार में इस विद्या में निपुण कलाकार को संरक्षण प्रदान किया था। प्रमुख चित्रकारों में अब्दुल हसन उस्ताद, मंसूर और फर्रुख वेग तथा विशन दास ने के जो है नाम विशेष उल्लेखनीय है। तो ये चार पांच जो है विशेष प्रमुख व्यक्ति हैं, इनको आप लोग याद रखें। कोई भी आपसे जो है ऑप्शन में नाम दिया जा सकता है। पहला आपको अब्दुल हसन, दूसरा आपका उस्ताद, तीसरा मंसूर, चौथा आपका फर्रुख बेग और पांचवा आपका विशन दास। ये पांच जो व्यक्ति है, यह जहांगीर के दरबार में रहता था। और ये पांचों व्यक्ति किस लिए था प्रसिद्ध, तो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, चलो आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा। अब्दुल हसन जहांगीर कर सब प्रिय चित्रकला था, जिससे वास्ता ने नादिर उल जमा की उपाधि से विभूषित किया था। तो प्यारे साथी, आपसे पूछ लेगा कि वह कौन चित्रकला था जो जहांगीर ने जिसे क्या किया था, तो प्यारे साथी नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। कौन था, तो आपको याद रखना है यह अब्दुल हसन था। ठीक है, उस्ताद मंसूर पक्षी का सबसे बड़ा चित्रकार था, जिसे बादशाह ने क्या उपाधि दी थी, तो प्यारे साथियों इसका जो बादशाह के द्वारा उपाधि दी गई थी वह था आपका नादिर उल अस्र। क्या था, नादिर उल अस्र। ये सारे आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मंसूर की महत्वपूर्ण कृति में साइबेरिया का विरला सारस एवं बंगाल का पुष्प जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा कि मंसूर की महत्वपूर्ण कृति में सबसे ज्यादा कौन सा फेमस है, तो दो है आपको याद रखना है, एक साइबेरिया का बिरला सारस और दूसरा है आपका बंगाल का एक पुष्प, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मंसूर के द्वारा बनाए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और प्रश्नों की जो श्रृंखला है यह आरंभ है, आप सभी का चालू है। और ये हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कालिदास द्वारा रचित मानवा मालविकाग्निमन नाटक का जो नायक था वो कौन था, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। आपके सामने है पुष्पमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सातकर्णी, अग्निमित्र या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। साथ ही इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ, इसका राइट आंसर आपको बताना है, फटाफट कोशिश कीजिए कि आप लोग बताते चले। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अग्नि अग्निमित्र। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान दीजिएगा। मालवा मालवी का गृहमित्र जो है, यह नाटक का जो नायक था यह कौन था, तो अग्निमित्र था। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे। गुप्त युगीन संस्कृति भाषा के श्रेष्ठ कवि नाटककार महाकवि कालिदास ने कुल 7 ग्रंथों का प्रणयन किया था, मतलब लिखा था, अति किया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रमुख नाटक जो है इनका, इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा आप याद रखेंगे, मालवी का गृह मित्र। मालवी का गृह मित्र जो है ये कालिदास के 7 प्रमुख नाटकों में से एक है। क्लियर है, जो कि नायक शुंग बस शुंग वशीय शासक अग्निमित्र के समय में जो है उनके दरबार में लिखा गया था। जबकि इसकी नायिका कौन है, तो आपका याद रखना है मालविका रानी की सेविका। तो इतना डिटेल में आपको थोड़ा सा याद रखेगा तो आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, आपके लिए फायदेमंद होगा। रानी का नाम, जो कि रानी का नाम क्या है, तो यह नायिका है जिसका नाम है मालविका रानी की सेविका। उक्त ग्रंथों में अग्निमित्र एवं मालविका की प्रणय कथा की निरूपण किया गया है। अर्थात यहाँ पे याद रखना है कि कालिदास की अन्य कृति में रघुवंश, मेघदूतम, कुमार संवत और आपका ऋतु संहार आदि भी आते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए मालवा का गीता मित्र में के बारे में, तो आप याद रखेंगे अग्निमित्र, और आपको याद रखना है मालविका रानी सेविका के बारे में। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे जो है आपको हम कल के सेशन में भी बताया था कि मेरा एक्चुअली में तबीयत ठीक नहीं है, मौसम जो है चेंज होते जा रहा है इधर, थोड़ा सा ना तो दिक्कत बढ़ती जा रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे समस्या हो सकता है शायद आप सभी को।
तो थोड़ा कोऑपरेट करेंगे साथी, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है, क्या कह रहा है, कह रहा है हेलियोडोरस का हेलियोडोरस का वेशनर अभिलेख संबंधित है किससे? आपको बताना है हेलियोडोरस का जो वेशनर है, यह अभिलेख संदर्भित किससे है? सकर्ण तथा वासुदेव से, सकर्ण तथा प्रयुम्न से, सकर्ण प्रयुम्न तथा वासुदेव से, या फिर केवल वासुदेव से। साथ ही इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपको कमेंट में जरूर देना है। कमेंट में आप लोग लगा दीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी, केवल वासुदेव। ठीक है, केवल वासुदेव जो है इसका राइट आंसर होगा। ध्यान सुनिएगा वासुदेव के बारे में प्यारे साथी। वासुदेव जो है यहाँ पे ध्यान सुनेंगे, धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में यूनानियों ने भारतीय धर्म से बहुत कुछ सीखा है, ये हम सबको पता है। क्योंकि जब यूनानी आए थे भारत में, तो हम ऐसा नहीं है कि उनका धर्म हम लोग अपनाए थे, उनके संस्कृति को अपनाए थे, बल्कि हमारे संस्कृति को वो लोग बहुत कुछ ले गए थे। और यह प्रमाण हमें यूनानियों के बहुत सारे यात्रियों की यात्रा वृत्तांत से भी पता चलता है। अब यहाँ पे ध्यान देना हमारा बात है, देखेंगे यहाँ पे कहता है मिंडान मिनांडरन ने नागसेन से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है यह ग्रहण किया था। किसने किया था? तो आपको याद रखना है कौन है वो व्यक्ति, तो मिनांडरन है। ठीक है, किससे प्रभावित होकर? नागसेन से प्रभावित होकर। वहीं दूसरी ओर एंटीपाल एंटीपाल कृष्ण के राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को जो है स्वीकार किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना डिटेल में जो है आप नेट जेआरएफ वाले जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और वो भी कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जो टीजीटी पीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो नेट जेआरएफ का भी तैयारी करते होंगे, तो उनके लिए महत्वपूर्ण है, वो भी इस तरह से प्रश्न को देख सकते हैं। देखेंगे, उसने बेसनर जो कि विदिशा, बेसनर का मतलब क्या होता है? विदिशा, ठीक है, में गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी। तो आपसे पूछ देगा कि विदिशा में, या फिर आपसे पूछ देगा बेशनर में गरुड़ ध्वज की स्थापना किसने किया था? तो आप क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे साथियों, यह आपका एंटी पाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, एंटी पाल के राजदूत हेलियोडोटस के द्वारा किया गया था। क्लियर है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी, ये आपको बताना है। प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग अगर थोड़ा सा याद कर पा रहे होंगे इस प्रश्न को, तो मैं कई बार करवाया हूं। ठीक है, इसको राइट आंसर जो इसका होगा साथी, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। ठीक है, भील विद्रोह जो है, यह जो है महाराष्ट्र में घटित हुई थी। बहुत आसान क्वेश्चन था, मुझे लगा आप लोग 100% जो है इसका उत्तर आप लोग दे पाएंगे। एकदम आसान क्वेश्चन था। ठीक है, भील विद्रोह जो है ये आपका महाराष्ट्र में हुआ था ना। देखिए, महाराष्ट्र के बारे में आप लोग जरूर पढ़ेंगे। महाराष्ट्र जो है एक क्रांतिकारी राज्य रहा है। ठीक है, एक क्रांतिकारी स्थान रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। खास करके हम वैसे बात कर रहे हैं जनजातीय आंदोलन के बारे में, खास करके। ठीक है, सामाजिक आंदोलन के बारे में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भील जनजाति जो है ये पश्चिम भारत के खान देश में रहने वाली जाति है। सन 1817 से लेकर 25 के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी में भू राजस्व बंदोबस्त के समय जो है विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? तो 1817 से 25 के बीच में, जब भू राजस्व व्यवस्था जो आया था, इसके विद्रोह के लेकर हुआ था, और इसे भील विद्रोह के नाम से जाना गया। कोल विद्रोह छोड़ा नागपुर संथाल विद्रोह बिहार और राजमहल के क्षेत्र में हुआ है, जो कि वर्तमान में ये आपका कहाँ है, तो झारखंड का क्षेत्र में चलता है। ठीक है, संथाल जो है या और राजमहल जो है यह वर्तमान में आपका झारखंड के क्षेत्रों में चला गया है, उस समय बिहार का हिस्सा था। उसके बाद हम बात करें रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह प्यारे साथी, यह आंध्र प्रदेश का जो है महत्वपूर्ण एक विद्रोह है। तो ये सभी विद्रोह को आप लोग जरूर याद रखें, आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और थोड़ा सा आप लोग सेशन को शेयर भी करते चले, शेयर करते चले सेशन को, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सेशन को शेयर करते चले साथी, आपसे विनती रिक्वेस्ट किया जा रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित है। स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित इसमें कौन है, इसमें कौन है, स्वराज पार्टी के गठन से बताना है। ठीक है, आपके सामने है सुभाष चंद्र बोस, सी आर दास, जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल। प्यारे साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट उत्तर देते चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, मोतीलाल नेहरू। ध्यान सुनेंगे, स्वराज पार्टी का गठन जो है यह मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और हम आपको बताए हैं कब किया गया था। तो याद रखिएगा, यह जो है पार्टी आपका 1 जनवरी, कब, 1 जनवरी, 1 जनवरी, पेन नहीं चल रहा है, 1923 को, कब, 1923 को किस लिए किया गया था, जब भारत में असहयोग आंदोलन जो है इसको समाप्त किया गया था, किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, इस कारण से अलग होकर जो है इसका स्थापना किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, थोड़ा डिटेल में यहाँ समझ लीजिएगा, थोड़ा डिटेल में यहाँ पे समझ लेंगे। ठीक है, देखिएगा, 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है, जो कि विठुल भाई पटेल, दमन, मोहन मालवीय और जय जयशंकर के साथ जो है, जयशंकर प्रसाद जो थे उस समय, उनके साथ मिलकर इलाहाबाद में कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो सभी व्यक्तियों को नाम याद रखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण थे आपका मोतीलाल नेहरू। 4 व्यक्ति हैं, एक बार फिर से आप लोग उंगली पे याद रखेंगे। स्वराज पार्टी का गठन आपका 1 जनवरी 1923 को हुआ था। प्रथम व्यक्ति इसमें चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल और मदन मोहन मालवीय और आपका जयशं जयकर कुमार थे। ठीक है, जयकर कुमार थे, जो कि इलाहाबाद में इसका जो है अलग होकर एक नया पार्टी बनाया गया था। जबकि अध्यक्ष जो इसके थे वह कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे, और सचिव जो थे मोतीलाल नेहरू थे। याद रखिएगा, स्वराज वासियों के लिए जो है विधानमंडल के चुनाव लड़ गए थे। विधानमंडल में पहुंचकर जो है सरकार की आलोचना और नीति की जो है आलोचना की गई थी। देखिए, आलोचना आप तभी कर सकते हैं जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। आज विपक्ष क्यों जो है सदन में जाना चाहती है, सदन के लिए क्यों इतना मार मार हो रहा है, अगर सदन में वो विपक्ष नहीं पहुंच पाएगी तो जनता की मांगों को, जनता के हित के लिए जो है वो सरकार की आलोचना कर नहीं पाएगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न, आज के इस अंतिम प्रश्न को हम देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है यहाँ पे, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। 1857 की जो बरेली, बरेली वाले ठुमके गाना सुने होंगे, और यहाँ पे आपको उत्तर देना है कि बरेली विद्रोह का नेता कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम लेवल वाला क्वेश्चन है। फटाफट आप लोग कोशिश कीजिए कि इसका उत्तर देते चलिए। देखिए, आपके सामने 4 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। एक है आपका खान बहादुर, दूसरा है कुंवर सिंह, तीसरा है मालवी अहमद शाह, और चौथा है आपका विरजीत कादिर। इसमें से कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिन्होंने बरेली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट आप लोग बताते चलिएगा। और यह आपके सेशन का आज का अंतिम प्रश्न है। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और इसकी अंत भी हम लोग सुंदर तरीका से करेंगे। साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा स्लिप कर जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जितने भी साथी लोग ऑप्शन नंबर ए अर्थात खान बहादुर पे गए हैं, 110% आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ध्यान से थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं। 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे बरेली में, यह खान बहादुर थे। ठीक है, जो कि कुंवर सिंह की अगर बात की जाए तो यह आरा, जो कि बिहार में नेतृत्व किए थे। मौलवी अहमद साहू ने अवध में, ब्रिटिश सिंह कादिर जो है लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किए थे। और इसके अतिरिक्त झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई एवं कानपुर में नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये सारे विद्रोह को याद रखिएगा। और एक पटना में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जब हम बिहार के बारे में जान किए हैं तो ध्यान दीजिएगा कि कुंवर सिंह है, और एक आपका
पीर अली जो कि पुस्तक विक्रेता थे, आज वर्तमान में पटना सिटी गांधी मैदान से जो आगे बढ़ता है, उन क्षेत्रों में नेतृत्व किए थे। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन बहुत मजा आया होगा, समझ में आया होगा। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कहीं-कहीं गड़बड़ भी आपको देखने को मिला है। ख़ैर, आप लोग से उम्मीद है कि आप कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि आप भी आने वाले समय में एक बेहतर शिक्षक बनने वाले हैं और हर व्यक्ति से थोड़ा-सा गड़बड़ होते रहते हैं। साथ ही क्लास कैसा लगा, आज फिर से हम अंतिम में भी बोलेंगे कि आप लोग को क्या चाहिए, कौन सा टॉपिक चाहिए, कौन सा विषय चाहिए, आप लोग जरूर बताएं। ठीक है। सभी विद्यार्थी एक दो मिनट जो है वीडियो देख रहे हैं लेकिन चले जा रहे हैं। लेक्चर सब लोग देख रहे हैं लेकिन 2-3 मिनट से ज्यादा कोई नहीं टिक रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा तकलीफें होती है। हम आपको लगातार बार बार बोल रहे हैं, 7th फेज में भी बोले थे और TRE 2 में भी बोले थे। ठीक है। और फिर से बोल रहे हैं कि देखिए, आप लोग भले ही इस चैनल को सपोर्ट ना करें, ना देखें, लेकिन यहाँ पे जो भी चीजें दी जा रही है, ऑथेंटिक दी जा रही है, और एक बेस्ट एनालिसिस, एक बेस्ट एक्सपीरियंस के आधार पर दी जा रही है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम 7th फेज में लगातार टॉप चीजें पढ़ाए थे और क्वेश्चन भी जो है 7th फेज में बहुत टकराया था, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी जो है इस चीज को भरोसा नहीं किए थे। तो इन चीजों को थोड़ा सा आप लोग को समझना चाहिए। देखिए, कहीं भी टाइम देने से होता है। आधे घंटे का लेक्चर है, यहाँ पे देख लेने में क्या दिक्कत है आपको, आपके लिए ही है। ठीक है, तो आप लोग जरूर देखिए, और हाँ, याद रखिएगा, एनसीईआरटी को भी आप लोग जरूर फॉलो करें। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए फायदा होगा, जीवन में ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम कहीं भी फॉलो करें और हमसे मैसेज कर कर आप जो है पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए साथी इतना ही। जय हिंद, जय भारत।